हेलो एवरीबॉडी, आईएएस वशिष्ठ वेलकम यू अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जी सेंट्रिक। हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के पैरामीटर्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा मैथमेटिकली नजर आता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा टाइम डोमेन में नजर आएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम कैसा होगा और उसके पैरामीटर्स क्या हैं वो डिस्कस कर लिए थे। काफी कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने प्रैक्टिस कर ली थी। आपको याद आ रही होगी सारी चीजें, ठीक है। अभी ये बात समझ लेगा, हमने प्रॉब्लम्स जो एक्चुअल में एग्जाम में पुराने जमाने में आती थी वो डिस्कस किए हैं। पुराने जमाने में ऐसे क्वेश्चंस नजर आ जाएंगे, जो अभी क्वेश्चंस आते हैं वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक बार चीजों को खत्म करने के बाद फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। और मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने आपको बताया ये सब्जेक्ट एनालिसिस का है। अगर आपने अभी तक के वीडियोस को, अभी तक के लेक्चर्स को एनालिटिक माइंड से नहीं देखा है तो एनालाइज कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्लियर हो गया है। मैसेज सिग्नल एमटी, कैरियर सिग्नल सीटी दिया जाए तो एसटी क्या चाहिए हमें पता है, लेकिन वो जनरेट होगा कैसे, तो हम जनरेशन डिस्कस करेंगे। और रिसीवर साइड में वो डिटेक्ट कैसे होगा तो हम डिटेक्शन डिस्कस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के जनरेटर्स एंड रिसीवर्स। तो पहले हम कवर करेंगे जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। चलिए, हमारे पास मैसेज सिग्नल होगा कोई, एग्जाम्पल हम एक सिंगल टोन सिग्नल समझ लेते हैं। हमारे पास कैरियर सिग्नल होगा कोई, हम कैरियर सिग्नल जनरली यही लेकर के चलते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करना, जो कि होता था AC 1 प्लस के ए इंटू एम टी, के इंटू म्यू, AM को हमने म्यू कह दिया था, म्यू कॉस ओमेगा एम टी। आप अगर मेरे बोलने से पहले सब कुछ आपके माइंड में आता चल रहा है तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। ऐसा ही चाहिए मुझे, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता था। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जनरेट कैसे करें। ध्यान से समझ लेते हैं हम। अगर हमारा मैसेज सिग्नल AM कॉस ओमेगा एम टी है तो ये कॉस ओमेगा एम टी AM ना रह करके कुछ और मल्टीपल हो गया है। अब AM का दुगना हो जाए, यहां पे दुगना मल्टीपल हो रहा है, AM का हाफ मल्टीपल हो जाए, ओवरऑल रहेगा तो ये मैसेज सिग्नल के प्रोपोर्शनली ना, ये मैसेज सिग्नल के प्रोपोर्शनली है, ठीक है। आप के ए इंटू एम टी बोल के के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। यहां पर एम टी के प्रोपोर्शनल आ रहा होता है और के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। हमें ये जनरेट करना है तो सबसे पहला जो माइंड में जनरेटर आपके आना चाहिए, खैर आपके माइंड में अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया है, हमें आगे डिस्कस करने के बाद हमारे माइंड में आना चाहिए। तो फर्स्ट है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर आप PSUs के एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, गेट के अदर एग्जाम, नॉन गेट एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं, तो इनके नेम्स का बहुत इंपॉर्टेंस है कि स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर FM जनरेट करता है या PM जनरेट करता है या AM जनरेट करता है या कहीं डिटेक्ट तो नहीं करता। तो मॉड्यूलेटर नाम से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जनरेट करेगा, मॉड्यूलेट करता है, ठीक है। लेकिन मॉड्यूलेटर भी कौन सा, स्क्वायर लॉ। तो ये स्क्वायर लॉ कौन सा मॉड्यूलेटर होता है, AM जनरेट करने का मॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। ये माइंड में रहना चाहिए। और गेट के पॉइंट मतलब क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ये 3-4 आपकी डिवाइस, 3-4 प्रोसेस स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर एंड मॉड्यूलेटर कर देगा, कौन क्या चीज करता है वो मैचिंग करना हो सकता है आपको, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके क्वेश्चन में कहीं पर लिखा होगा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और आगे बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारी चीजें दी होंगी, बहुत सारे डिस्कस की होंगे क्वेश्चन के अंदर। आप स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर से समझ जाएंगे कि वो बात कर रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेशन के बारे में बात करता है। तो सारी चीजें आपके माइंड में क्लिक कर जानी चाहिए, घूम जानी चाहिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल से रिलेटेड। वो इससे आपको हिंट दे रहा होगा। अगर आपको नाम ध्यान नहीं है कि स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर क्या करता है तो आपका कुछ चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए आप नोट्स तो बना रहे हो, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चलेगा, कौन सी चीज क्या करती है ये आपको रिविजन मोड में रखनी है। भूल जाते हैं जनरली क्योंकि अभी बहुत सारे और चीजें आने वाली हैं। अभी तो फर्स्ट डिस्कस करना है तो वो आपस में घोच पोच ना हो जाए, इसलिए इसको रिवीजन मोड में रखिएगा। ठीक है, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर क्या होता है?
लिखिएगा एक बार स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर क्या होता है। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब इसमें क्या होता है, एक स्क्वायर लॉ डिवाइस होती है। क्या होती है? एक स्क्वायर लॉ डिवाइस होती है और एक फिल्टर होता है। एक फिल्टर होता है, एक स्क्वायर लॉ डिवाइस होती है और एक फिल्टर होता है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। लिखिएगा, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर इज ए स्लोप ओवरलोड डिवाइस, सॉरी स्क्वायर लॉ डिवाइस, स्लोप ओवरलोड नहीं, सॉरी, ए स्क्वायर लॉ डिवाइस फॉलोड बाय ए फिल्टर। अब ये फिल्टर कौन सा है, इसके आगे आप चाहे तो जगह छोड़ सकते हैं कि ये बैंड पास फिल्टर है या लो पास फिल्टर है या हाई पास फिल्टर है। वो अभी हम डिस्कस करने के साथ आप खुद से, आपके माइंड से रिप्लाई आएगा कि कौन सा फिल्टर यूज में लेना चाहिए। वापस एक बार मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर इज ए स्क्वायर लॉ डिवाइस इज ए स्क्वायर लॉ डिवाइस फॉलोड बाय डैश डैश फिल्टर। ठीक है, अब स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या होती है, लिखिएगा स्क्वायर लॉ डिवाइस के बारे में। स्क्वायर लॉ डिवाइस इज ए नॉन लीनियर एलिमेंट। स्क्वायर लॉ डिवाइस इज ए नॉन लीनियर एलिमेंट या इज ए एलिमेंट विच फॉलोज नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, एक बार हम स्क्वायर लॉ डिवाइस को देखते हैं। मान लो ये हमारी स्क्वायर लॉ डिवाइस है। इस स्क्वायर लॉ डिवाइस का इनपुट मान लीजिए x है, इस स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट मान लो y है। अगर ये डिवाइस में ऐसा होता कि x से y का रिलेशनशिप ऐसा कुछ फॉलो हो रहा होता तो हम बोलते हैं कि y x से लीनियरली रिलेटेड है। बट ये स्क्वायर लॉ डिवाइस को मैंने क्या बताया, ये लीनियर नहीं बल्कि कैसी होती है, नॉन लीनियर होती है। ये जो डिवाइस होती है नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती है, इसलिए लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करते हुए नहीं आना चाहिए। ये नॉन लीनियर होती है, लीनियर नहीं होना चाहिए, तो ये इसका रिलेशनशिप नहीं होगा। तो इसमें कुछ और जो आउटपुट होगा y वो x से लीनियर नहीं बल्कि ऐसे कुछ नॉन लीनियरली रिलेटेड होगा। अगर लीनियर रिलेशनशिप की बात करें तो y इक्वल टू mx हो सकता है, x के साथ लीनियर रिलेशनशिप ही होता है ना, या अगर ये प्लस में कुछ आ जाए तो प्लस c करके कुछ हो सकता है। y इक्वल टू mx या y इक्वल टू mx प्लस c ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन नॉन लीनियर की बात करें तो फिर उस केस में y इक्वल टू कांस्टेंट कुछ हो सकता है, कांस्टेंट कुछ हो सकता है जैसे इसी है। ठीक है, उसको मैं a नॉट कंसीडर कर रहा हूं। फिर a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन, मतलब x की सिंगल पावर के अलावा डबल पावर, ट्रिपल पावर, ये टर्म्स भी हो सकती हैं। और कितनी होंगी, 3 4 5 एंड सो ऑन। आगे मतलब केवल 2 की भी आ जाए बाकी सब ना भी हो तब भी आप बोलोगे नॉन लीनियर। 2 की ना हो 3 की हो तब भी आप बोलोगे नॉन लीनियर, 2 और 3 दोनों हो तब भी नॉन लीनियर, और भी हो रही हो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा। फिर इस केस में क्या ये मेरी बात क्लियर होती है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो आपकी जो स्क्वायर लॉ डिवाइस होती है वो भी नॉन लीनियर डिवाइस होती है। हम स्क्वायर लॉ डिवाइस का इनपुट अगर vi कंसीडर करें, आउटपुट अगर v नॉट कंसीडर करें तो v नॉट इक्वल टू होता है a नॉट प्लस a1 vi प्लस a2 vi स्क्वायर प्लस a3 vi क्यूब और एंड सो ऑन। लेकिन स्क्वायर लॉ डिवाइस ऐसी नॉन लीनियर डिवाइस होती है, स्क्वायर लॉ डिवाइस नॉन लीनियर तो होती है लेकिन ऐसी नॉन लीनियर डिवाइस होती है कि स्क्वायर से आगे हायर पावर वाली टर्म्स नेग्लिजिबल होती हैं। इनके नेग्लिजिबल होने का मतलब होगा कि ये a3 जो है ये टेंस टू 0 होगा। अब 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, ऐसे अगला जो कोफिशिएंट आ रहा होगा a4 वो भी टेंस टू 0 होगा तो 0। तो स्क्वायर लॉ डिवाइस है तो नॉन लीनियर डिवाइस, लेकिन ऐसी नॉन लीनियर डिवाइस है जिसकी जो स्क्वायर से हायर पावर वाली टर्म्स है उनके कोफिशिएंट 0 है, मतलब वो हायर पावर वाली टर्म्स नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो स्क्वायर के स्पेशल स्क्वायर लॉ डिवाइस के लिए ऐसी नॉन लीनियर डिवाइस बोल सकते हो जिसमें ये टर्म्स आप हटा दो। ठीक है, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, ऐसा कुछ होता है। अब इस स्क्वायर जो हमारा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर होता है उसमें स्क्वायर लॉ डिवाइस यूज में ली जाती है और स्क्वायर लॉ डिवाइस के बाद एक फिल्टर होता है। अब ये मॉड्यूलेटर तो ये पूरा कंप्लीट बन रहा है, इसमें इनपुट हम क्या अप्लाई करें कि आउटपुट हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाए, ये देखना है। तो आप लिखिएगा यहां तक अगर
रह गया है तो एक बार पॉज लेकर के यहां तक सारा सब कुछ मेंशन कर लीजिएगा। फिर अब स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर समझना है। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या होती है वो हमने समझ लिया है। फिल्टर क्या होता है वो हमें डिस्कस करना है, समझना है। लो पास होगा, हाई पास होगा, बैंड पास होगा, मैं अभी नहीं बता रहा, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, और मुझे तो ध्यान है लेकिन अभी हम बात नहीं कर रहे इस बारे में। हम खुद से माइंड से समझेंगे कि फिल्टर कौन सा लगाने से हमारा काम बन रहा होगा, ठीक है। तो अब लिखेगा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में इनपुट जो होता है ना, इनपुट, वो इनपुट होता है आपका मैसेज सिग्नल MT और आपका कैरियर सिग्नल CT, दोनों का एडिशन, टोटल वैल्यू, एडिशन वैल्यू। तो लिखिएगा इन स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में इनपुट SLD पे आएगा, स्क्वायर लॉ डिवाइस पे आएगा। इन स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर मैसेज एंड कैरियर सिग्नल, एडिशन ऑफ मैसेज एंड कैरियर सिग्नल इज अप्लाइड टू स्क्वायर लॉ डिवाइस। तो पूरा कंप्लीट स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर बनाओगे तो आपको एक एडर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक तो आप जिस मैसेज सिग्नल को आपको भेजना है उस मैसेज सिग्नल को ऐड करोगे एक ऑस्किलेटर से जो कि कैरियर सिग्नल जनरेट हो रहा है। ऑस्किलेटर ही वो डिवाइस होती है ना जो कि साइनोसॉइडल सिग्नल्स जनरेट करती है। तो ये एक ऑस्किलेटर यूज में ले रहे हैं जो कि एक साइनोसॉइडल सिग्नल AC cos ओमेगा CT को जनरेट कर रही है। इन दोनों का जो एडिशन होगा उस एडिशन को अप्लाई करेंगे हम स्क्वायर लॉ डिवाइस पर। स्क्वायर लॉ डिवाइस मतलब जिसका इनपुट अगर हम अप्लाई कर रहे हैं VI तो उसका आउटपुट क्या होगा V0। ये रिलेशनशिप क्लियर है, हमें ये रिलेशनशिप फॉलो करना चाहिए। और इसके बाद एक फिल्टर यूज में आना है, उस फिल्टर को मैं अभी छोड़ दे रहा हूं क्योंकि हमें पता नहीं अभी तक वो लो पास फिल्टर होगा, हाई पास फिल्टर होगा, बैंड पास फिल्टर होगा। मैं यहां पर जो बात कर रहा हूँ उसको VI कह रहा हूं, इस एडर का आउटपुट, और इसका जो आउटपुट आ रहा है उसको V0 कह रहा हूं। अब रिजल्ट के लिए फिल्टर कौन सा चाहिए वो हम समझेंगे। सबसे पहले मैं VI की बात करूं तो VI इक्वल टू MT प्लस CT है। अच्छा, MT तो AM cos ओमेगा MT माना है हमने, मैं AM cos ओमेगा MT कंसीडर करते हुए भी आपको बता सकता हूं, बट MT कुछ और भी हो सकता है, तो एक बार जनरल रहने देते हैं इसको, MT कुछ भी हो सकता है, लेकिन CT तो यही होता है, AC cos ओमेगा CT, साइनोसॉइडल कॉस सिग्नल के साथ ही होता है, जिसका एम्पलीट्यूड AC की चॉइस मैंने छोड़ दी कि आप 2 लो, 5 लो, 3 लो। ओमेगा C की चॉइस मैंने छोड़ दी, लेकिन ओमेगा C हाई होना चाहिए। कैरियर फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है। तो आप कह सकते हो MT प्लस AC cos ओमेगा CT है आपका VI अगर ये है तो V0 क्या होगा, V0 इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हो रहा होगा, तो V0 की वैल्यू होगी, V0 होगा A0 प्लस A1 VI मीन्स MT प्लस AC cos ओमेगा CT प्लस A2 VI स्क्वायर मीन्स MT प्लस AC cos ओमेगा CT का स्क्वायर, तो A प्लस B का स्क्वायर हो जाएगा मीन्स MT का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT, cos A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB मीन्स ट्वाइस ऑफ MT AC cos ओमेगा CT, ट्वाइस ऑफ MT AC cos ओमेगा CT। और जनरल अगर ये नॉन लीनियर डिवाइस होती है तो और भी हायर पावर वाले टर्म्स होते हैं, लेकिन स्क्वायर लॉ डिवाइस ऐसी नॉन लीनियर है जिसमें स्क्वायर तक की पावर होती है। मतलब इसका नाम से आप समझ सकते हो स्क्वायर लॉ, मतलब ये ऐसे लॉ को फॉलो करती है कि आउटपुट जो होगा वो इनपुट के स्क्वायर तक की पावर से रिलेट हो रहा होगा। अब आपकी स्क्वायर लॉ डिवाइस कौन सी यूज में, अब क्वेश्चन आ रहा है स्क्वायर लॉ डिवाइस सर आपने बता तो दी कि ऐसे ऐसी होती है, लेकिन मैं अगर बनाने बैठ गया मॉड्यूलेटर तो मैं कहां से ढूंढ के लाऊंगा? मैं मार्केट में जाके बोलूंगा ना स्क्वायर लॉ डिवाइस दे दो, तो मुझे नॉलेज तो होनी चाहिए कि स्क्वायर लॉ डिवाइस है क्या चीज, तभी तो मैं मार्केट में जाके बोलूंगा। भाई जो सेलर होता है वो टेक्निकल पर्सन तो होता नहीं है। कभी भी आप कोई भी चीज खरीदते हो, आप मान लो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, तो आप अपना प्रोजेक्ट जब बना रहे होते हैं तो उसके लिए जो एलिमेंट खरीद के लेके आ रहे हो तो उसका IC का नंबर होता है ना। अब वो नॉन टेक्निकल पर्सन है सेलर, उससे तो आप IC नंबर बोलते हो। आपको पता है कि आपका
ऑब्जेक्टिव क्या है उस हिसाब से कौन सा आईसी चाहिए आपको। आपको नहीं भी पता होगा तो आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नेट पर सर्च करेंगे और देखेंगे कि ये आईसी, फॉर एग्जांपल अगर आपको एडर चाहिए तो एडर की कौन सी आईसी होती है। फॉर एग्जांपल आपको कोई माइक्रो कंट्रोलर चाहिए तो माइक्रो कंट्रोलर की 8089S52 मतलब ये कौन सी आईसी होती है, ये नंबर देखोगे फिर जाके सेलर से मांगोगे। ऐसे स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या होती है पहले आपको पता तो फिर उस हिसाब से उसकी कौन सी आईसी होती है वो सर्च कर पाओगे ना। तो स्क्वायर लॉ डिवाइस मतलब ये रिलेशनशिप फॉलो होना चाहिए। ये रिलेशनशिप फॉलो करती हैं आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डायोड ट्रांजिस्टर छोड़िए, डायोड जो होती है उसी को फॉलो करते हैं। तो ऐसी डिवाइस यूज में लेंगे आप इसमें, ठीक है। चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। V नॉट इक्वल टू एक टर्म है A नॉट प्लस एक टर्म है A1 MT प्लस एक टर्म है A1 इंटू AC cos ओमेगा CT प्लस एक टर्म है A2 M स्क्वायर T प्लस एक टर्म है A2 AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT प्लस एक टर्म है ट्वाइस ऑफ MT इंटू AC इंटू A2 तो था साथ में, ट्वाइस ऑफ A2 ये कोफिशिएंट है ना, AC cos ओमेगा CT। ये रिजल्ट आ गया अब यहां से आउटपुट में। क्या हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऐसा होता है? नहीं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल पर ध्यान दें तो एक तो AC cos ओमेगा CT करके कुछ होता है। मैं अगर जनरल कहता था तो AC 1 प्लस KA, ये तो इस AM cos ओमेगा MT के सामने समझा। जनरल बात करें तो MT cos ओमेगा CT ऐसा होता था। मतलब एक तो cos ओमेगा CT वाली टर्म होती है, एक cos ओमेगा CT इंटू MT वाली टर्म होती है। क्या हमारा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें ऐसी टर्म्स हैं क्या? एक तो cos ओमेगा CT वाली टर्म, हाँ पहली ये cos ओमेगा CT वाली टर्म ये नजर, दूसरी MT इंटू cos ओमेगा CT वाली टर्म, देखिएगा MT इंटू cos ओमेगा CT वाली टर्म। साथ में कुछ मल्टीपल है, वो कुछ और हो जाए तो उसके बारे में बाद में सोचेंगे क्या होना है। ये दोनों टर्म्स आ रही हैं, इसके अलावा वाली टर्म्स नहीं होती हैं जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसमें, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है अभी इसका उसमें ये टर्म्स आ रही हैं। मतलब हम यहां तक समझे तो आपकी स्क्वायर लॉ डिवाइस जो थी उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जैसा आ रहा है, लेकिन पूरा रिजल्ट नहीं आ पाया, कुछ फालतू टर्म भी आ गए हैं। तो फालतू टर्म हो सकता है कुछ अलग फ्रीक्वेंसीज में हो, जो हमारे रिक्वायर्ड टर्म हो वो किसी अलग फ्रीक्वेंसी में हो सकता है रिक्वायर्ड टर्म लो फ्रीक्वेंसी में हो, फालतू जो टर्म आ रही हो वो हाई फ्रीक्वेंसी में हो सकता है रिक्वायर्ड टर्म्स हाई फ्रीक्वेंसी में, फालतू जो टर्म्स आ रही हैं वो लो फ्रीक्वेंसी में हो सकता है रिक्वायर्ड टर्म किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, फालतू टर्म या तो बहुत लो फ्रीक्वेंसी में या बहुत तो हाई फ्रीक्वेंसी में। मतलब जो फालतू टर्म्स हैं अनरिक्वायर्ड है उनको हटाना है, फिल्टर आउट करना है। तो अब हमें यह सोचना पड़ेगा कौन से फिल्टर से आउट करना है। अगर रिक्वायर्ड टर्म हाई फ्रीक्वेंसी पे है, अनरिक्वायर्ड टर्म लो फ्रीक्वेंसी पे, तो लो को हमें फिल्टर आउट करके हाई को रखना है, तो हाई पास फिल्टर यूज में लेना होगा। ऐसे आप समझ पाएंगे कि लो पास फिल्टर यूज में लेना है या बैंड पास फिल्टर यूज में लेना है या बैंड रिजेक्ट फिल्टर यूज में लेना है, इस तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अभी इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी टर्म्स बनकर के आ रही हैं। मैं इसका स्पेक्ट्रम समझता हूं। इसमें सबसे पहले ये तो डीसी पर होगा, ये तो डीसी पर होगा, कितनी वैल्यू का होगा, ये नॉट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इस टर्म की बात करें अगर मैं, तो इस वाली टर्म की बात करें तो एमटी हमने जनरल बात की थी कि हम एमटी को इस तरीके से लेकर के चलते थे, या मैंने आपको बताया था एमटी को ऐसे ही ले लीजिए, या मैंने आपको बताया था एमटी को ऐसे कंसीडर कीजिए, या मैंने आपको बताया था एमटी को ऐसे कंसीडर कीजिए। बट ओवरऑल आप बैंड पास बैंड बेस बैंड सिग्नल होता है एमटी, ऐसा मान के चलता है, ठीक है। तो मैं अब हम सारे डिस्कशंस में एमटी को ऐसा लेकर के चल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो एमटी होगा उसका स्पेक्ट्रम कुछ और भी हो सकता है। समझने के लिए हम सारे पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ये कंसीडर कर रहे हैं, और ये हमारी कंडीशंस को फॉलो करता है कि हमारा एमटी सिग्नल जनरली बेसबैंड सिग्नल होता है, इसलिए 0 के आसपास बना है। एमटी सिग्नल जनरली अपीरियोडिक होता है, इसलिए कंटिन्यूस बनाया मैंने। एमटी सिग्नल जनरली कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है, इसलिए अपीरियोडिक बनाया मैंने। सारी हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज है वो माइंड में रखी ना, तो ये बन करके जो आ रहा है वो सही है बिल्कुल, ठीक। तो मैं इसका स्पेक्ट्रम बनाता चलता हूं, ये है क्योंकि मेरे पास रिजल्ट में ये आ रहा है। दूसरा आ रहा है ये AC cos ओमेगा CT, मतलब ये FC फ्रीक्वेंसी पर कुछ। अब A1 इंटू AC, मैं वैल्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस ये समझ रहा हूं कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी टर्म्स आ रही हैं। ये FC माइनस FC पर आएगी,
ये दूसरा एम स्क्वायर टी। अब इसको समझते हैं, इसको समझ करके लौटना होगा मेरे को। एम स्क्वायर टी का मतलब होगा एम टी इंटू एम टी। अगर मैं एम स्क्वायर टी के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को एक्स एफ बोल दे रहा हूं, मान लीजिए एक्स एफ बोल दे रहा हूं, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है एम एफ और इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है एम एफ, टाइम डोमेन में अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होना चाहिए। टाइम डोमेन में अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होता है। टाइम डोमेन में अगर कॉन्वोल्यूशन होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, अपोजिट होता है। तो हम एम स्क्वायर टी का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम समझना चाहते हैं, तो जो एम टी का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था, एम टी का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये माना था मैंने माइनस एफ एम से एफ एम था। उस एम टी के स्पेक्ट्रम के साथ ये रहा स्पेक्ट्रम मतलब एम एफ को इसी के साथ कॉन्वोल्यूशन करना है, इसको इसी के साथ कॉन्वोल्यूशन करना है, इसको किसके साथ कॉन्वोल्यूशन करना है, इसके साथ ही कॉन्वोल्यूशन करना है। अब कॉन्वोल्यूशन की इतनी सी प्रॉपर्टी आपको शायद याद आ रही हो कि जब हम दो सिग्नल्स को कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो रिजल्टेंट जो सिग्नल होता है वो लेफ्ट में कहां से स्टार्ट होता है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कहां होती है, या वो राइट में कहां तक जो हो रहा है उसकी राइट हैंड लिमिट कहां होती है, वो इन दोनों सिग्नल के लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐड कर दो, वो तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है रिजल्ट की। इन दोनों सिग्नल की राइट हैंड लिमिट्स को ऐड कर दो, वो रिजल्ट की राइट हैंड लिमिट होती है। तो मैं अब इस वाले सिग्नल का स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहा हूं। इस वाले सिग्नल की लेफ्ट हैंड लिमिट स्टार्ट हो रही होगी कहां से, माइनस एफ एम, और इन दोनों को कॉन्वोल्यूशन करके बनना है ना एम स्क्वायर टी, हमने समझ में आया। तो माइनस एफ एम और माइनस एफ एम मीन्स माइनस टू एफ एम से स्टार्ट हो, और राइट हैंड लिमिट कहां तक जा रही होगी, एफ एम प्लस एफ एम मीन्स प्लस टू एफ एम तक जा रही होगी। अब दो ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगुलर सिग्नल है, दो ट्रायंगल्स का कॉन्वोल्यूशन कैसा होता है वो यहां पे मैं कम्युनिकेशन सिस्टम में नहीं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, मैं अपना टाइम नहीं लगा रहा हूं। आपने सिग्नल सिस्टम में क्योंकि पढ़ा है, उसको नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा, और नहीं भी मिलेगा तो आपको प्रोसेस तो क्लियर हो कि आप उससे करके देख लीजिएगा। ठीक है, बट मुझे वो शेप कैसी होती है आप करके देखिएगा, कैसी आती है मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि याद ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि स्टार्ट माइनस टू एफ एम से और एंड प्लस टू एफ एम तक हो रही होगी। ये शेप कैसे होते हैं मुझे नहीं पता, इस पर ध्यान मत देना कि शेप ऐसी क्यों बनाई सर आपने, मुझे नहीं पता कैसे होगी। मैं तो बस ये शो करना चाहता हूं कि माइनस टू एफ एम से प्लस टू एफ एम के बीच में होगी। देखिए मैंने किस किस का स्पेक्ट्रम बना लिया, इसका स्पेक्ट्रम बना लिया, एक डीसी टर्म होगी। ठीक है, ये इंपल्स नहीं है, ये मत समझ लेना इंपल्स, हाँ इंपल्स भी समझ सकते हो आप, डीसी पर इंपल्स होगी कांस्टेंट, अगर टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इंपल्स आना है। ये बना लिया मैंने, ये वाला ब्लू कलर में नजर आया, ये बना लिया मैंने, ये नजर आया, और इसका भी स्पेक्ट्रम बना लिया मैंने, ऐसा कुछ होगा। अब ये रह गए दो टर्म्स, इस टर्म्स पर ध्यान देते हैं, इन टर्म्स पर ध्यान देते हैं। चलिए इसको हटा देता हूं मैं, ये समझ चुके हम, या चलिए नीचे भी जगह हमारे पास, इसमें बनाते हैं। हमारे पास है ए टू ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए टू ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, याद है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब याद रखना पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में कम से कम 10-15 बार ये चीज यूज में आएगी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो एक टर्म ये जो है, इसमें एक टर्म तो डीसी फ्रीक्वेंसी भाई बाई 2 तो करते चलेंगे हम, एक तो डीसी टर्म्स है, मतलब इसके अंदर दो फ्रीक्वेंसी है, एक तो जीरो फ्रीक्वेंसी है, एक 2 थीटा से अगर मैं लिखूंगा तो 2 ओमेगा सी टी लिखना होगा, यहां पे तो थीटा की वैल्यू ओमेगा सी टी ना, 2 ओमेगा सी टी का मतलब ये एफ सी नहीं बल्कि 2 एफ सी पर, तो यहां पर एक 2 एफ सी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो टर्म है एक डीसी फ्रीक्वेंसी और एक 2 एफ सी फ्रीक्वेंसी, आगे बहुत बार यूज में आता रहेगा, समझ लेना, एक डीसी फ्रीक्वेंसी एक 2 एफ सी फ्रीक्वेंसी है। तो आप इसका स्पेक्ट्रम समझोगे, एक तो डीसी पर होगा, तो डीसी पे पहले भी एक था, उसके साथ मिलजुल करके कुछ रिजल्ट बन रहा होगा। भाई मैं वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये समझता चल रहा हूं कि कहां की फ्रीक्वेंसी पर कंपोनेंट होंगे, ध्यान से समझ लेना। यहां से मेरे को समझ में आया, एक तो डीसी पे होगा, डीसी वाले के साथ डीसी ऐड कर दिया मैंने, एक 2fc पर होगा तो ये fc के भी डबल पर 2fc पर होगा, और कॉस है तो 2fc पर एक इंपल्स होगी, साथ साथ में माइनस 2fc पर भी एक इंपल्स होगी। चलिए यहां तक की बात क्लियर। अब लास्ट वाला टर्म रह गया। लास्ट वाला टर्म अगर हम देखें तो एक कॉस सिग्नल के साथ एक एम्प्टी सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन, जब भी किसी सिग्नल के साथ कॉस आके मल्टीप्लाई होता है, भाई आपके माइंड से रिप्लाई आना चाहिए, मैं बोलूं उससे पहले रिप्लाई आना चाहिए, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी।
हमारा एमटी का जैसा स्पेक्ट्रम था, अगर वो कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उस केस में रिजल्ट जो बनेगा वो रिजल्टिंग सिग्नल क्या बनेगा, दोनों का कॉन्वोल्यूशन मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, मतलब कॉन्वोल्यूशन छोड़ो, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी मतलब एमटी का जैसा स्पेक्ट्रम है वही कॉस की फ्रीक्वेंसीज के अराउंड बन करके आ जाएगा। कॉस की खुद की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सीटी है, एमटी जो कि ये था, इसको अगर आप कॉस ओमेगा सीटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम शेप कॉस की फ्रीक्वेंसी में एफसी के अराउंड बन करके आ जाएगी और यही माइनस एफसी के अराउंड बन के आ जाएगी। अब ध्यान से हम याद करते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या क्या होता था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में एक एफसी फ्रीक्वेंसी वाली टर्म होती थी और एक एफसी के अराउंड में लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड हमारे मैसेज के होते थे, और जैसा पॉजिटिव में होता है वैसा नेगेटिव में होता था। बाकी जो चीजें वो सारी अनरिक्वायर्ड है। वो 2fc फ्रीक्वेंसी पर जो कंपोनेंट है वो अनरिक्वायर्ड है। ये जो डीसी पर कंपोनेंट है, हमारे एएम में डीसी कंपोनेंट नहीं होता है, हमारे एएम में ये एफएम मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी पे मैसेज जो है वो नहीं रहता है, या ये भी नहीं होता है भाई आपको याद आ रहा होगा ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में एफसी कैरियर कंपोनेंट, अपर साइड बैंड एफसी प्लस एफएम तक और लोअर साइड बैंड एफसी माइनस एफएम तक, बस यही रिक्वायर्ड होता है। तो आप ध्यान से भी समझे, तो ये मैंने बनाया था इसके लिए और ये भी बन करके आया इसके लिए, यही तो रिक्वायर्ड है, बाकी सब अनरिक्वायर्ड है। बाकी सब जो अनरिक्वायर्ड है उनके बारे में हम समझ गए हैं कि कुछ कंपोनेंट तो लोअर फ्रीक्वेंसी पे, कुछ कंपोनेंट हायर फ्रीक्वेंसी पे, उनको हटाना है, इसको रखना है। तो लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर या बैंड पास फिल्टर या बैंड रिजेक्ट फिल्टर या ऑल पास फिल्टर, कौन सा फिल्टर रिक्वायर्ड होगा? अगर आप इसका रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपका आईक्यू लेवल काफी लो है। भाई हमें ये फ्रीक्वेंसीज रखनी है, इनको रिजेक्ट करना है, लोअर को रिजेक्ट करना है, हायर को रिजेक्ट करना है, बीच के बैंड की फ्रीक्वेंसीज को पास करना है, रखना है, बाकी को रोकना है, इसको पास करना है, इसलिए हमें चाहिएगा बैंड पास फिल्टर। तो ये फिल्टर कौन सा फिल्टर होगा? ये फिल्टर होगा हमारा बैंड पास फिल्टर। ये फिल्टर अभी तक मैं छोड़ रहा था, ये हमारा होगा बैंड पास फिल्टर। अच्छा, बैंड पास फिल्टर जो होता है वो बैंड किस बैंड को पास करता है? वो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, उसके अराउंड में पर्टिकुलर एक बैंड में उसको पास कर रहा होता है सिग्नल को। तो ये सेंटर फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? जिसके अराउंड इधर भी और उधर भी हमें पास करना है, वो सेंटर फ्रीक्वेंसी होगी एफसी। तो बैंड पास फिल्टर होगा विद सेंटर फ्रीक्वेंसी एफसी, सेंटर फ्रीक्वेंसी एफसी फ्रीक्वेंसी के अराउंड सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी वाला बैंड पास फिल्टर होगा। और इससे हम समझ पा रहे हैं कि अब बैंड पास फिल्टर से इसको फिल्टर आउट करने के बाद ये फालतू की टर्म जो कि लोअर फ्रीक्वेंसी पर थी या ये टर्म जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे थी, ये फिल्टर आउट हो जाएगी। रिजल्ट में हमारा जो सिग्नल है वो ये बनता रहेगा। तो मैं लिख दूं क्या बनता रहेगा रिजल्ट में सिग्नल? ये तो हम समझ चुके थे, ये हम समझ ही चुके थे। मैं रब कर रहा हूं, इसको पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखा हो आपने। तो हमारा जो अब फिल्टर का आउटपुट बन रहा है, हमारा फिल्टर का आउटपुट जो बन रहा है वो आ रहा है ये फ्रीक्वेंसी वाली टर्म, मतलब ये सब रिजेक्ट हो गए, ये रह गए A1 AC cos ओमेगा सी टी प्लस ट्वाइस ऑफ A2 MT cos ओमेगा सी टी। अब ये देखने पर तो हमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में तो समझ में आ गया, जो जनरल AM सिग्नल होता है वैसा दिख रहा है, बट दिखने पे AM का एक्सप्रेशन को फॉलो करते हुए अभी नजर नहीं आ रहा है। ये AC और था साथ में, तो ऐसा बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूं, cos ओमेगा सी टी बाहर लेता हूं, क्योंकि एक चीज तो ध्यान आती है हमें कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में cos ओमेगा सी टी बाहर होता है, अंदर कुछ चीज होती है। और यहां पर भी याद आ रहा होगा आपको, कुछ कॉमन आउट होता है, ऐसा कॉमन आउट होता है कि 1 प्लस रहे। तो आपको यहां से cos ओमेगा सी टी बाहर निकल चुका है, यहां से AC कॉमन आउट के साथ साथ A1 भी कॉमन आउट लेना पड़ेगा, A1 AC कॉमन आउट लेना पड़ेगा। 1 प्लस करके होता है ना 1 प्लस, अब 1 प्लस क्या रह जाएगा? आपने AC कॉमन आउट ले लिया, साथ में A1 भी कॉमन आउट लिया, लेकिन 2 तो रह गया, A2 तो रह गया, A1 कॉमन आउट लिया इसलिए डिवाइड में A1 आया, MT ऐसा बन रहा है। अगर इस पर ध्यान दें तो आप ऐसे कह सकते हो ये KA की वैल्यू है। यहां पर जो जनरल एक्सप्रेशन होता था AC 1 प्लस KA MT cos ओमेगा सी टी, बट आप बोलोगे यहां तो AC होता था, कोई बात नहीं, हमारा ये होता था जनरल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जनरल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता AC 1 प्लस, इसको चलिए मान लेते हैं हम KA, क्योंकि भाई उसी जैसा दिख रहा है तो इसको KA बोलना चाहिए, लेकिन यहां AC होता था। ये आप चाहते हैं कि ये होता था, ऐसा बनाओ, लेकिन सर आपने तो जो बनाया वो ऐसा बना दिया।
लोग अपना तो जो रिजल्ट आया वो ऐसा आ गया एसी की, कोई बात नहीं, जैसा होता था उसका कुछ गुना आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जैसा होता था अगर उसका दुगना, तीन गुना, आधा गुना आ जाए तो फर्क पड़ता है क्या हमें उस चीज से? भाई दुगना होकर के कोई सिग्नल मिल रहा है उससे उसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपको जो सुनाई दे रहा हो वो मेरी जितनी स्ट्रेंथ है उसके बजाय दुगनी स्ट्रेंथ के साथ सुनाई दे रहा हो। आपने एम्पलीफायर लगा रखा हो, आपने वॉइस लेवल को बढ़ा रखा हो तो एम्पलीफायर के डबल होकर के सुनाई दे रहा हो, तो उससे मेरी इंफॉर्मेशन तो चेंज हो जाएगी। तो हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, मतलब अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे हमें कोई टेंशन नहीं है। तो आप इसको कह सकते हो कोई बात नहीं, A1 AC करके आ रहा है। तो उस जैसा समझने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा, हेयर KA इज ट्वाइस ऑफ A2 by A1। तो आप कह सकते हो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, के को एम्पलीट्यूड सेंसिटिव बोलते हैं, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी हमारे स्क्वायर लॉ डिवाइस की जो रिलेशनशिप इक्वेशन है उसमें A2 कितना है और A1 कितना है उस पर डिपेंड करती है। A0 चाहे बाहर में जाए कुछ भी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। A2 कितना है और A1 कितना है उस पर डिपेंड करती है। तो आपको क्वेश्चंस में क्वेश्चन करेंगे आगे हम, क्वेश्चन में ये रिलेशनशिप इक्वेशन दी जाएगी, उससे Ka कितना है वो कैलकुलेट करके रख लेंगे आप। अब आपसे कोई पूछे मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स समझने के लिए हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि आप मैसेज सिग्नल को ऐसा सिंगल टोन कंसीडर करें। तो मैं मान लेता हूं मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा समझने के लिए कि लेट मैसेज सिग्नल, अब स्पेशल है AM cos ओमेगा MT, मैसेज सिग्नल AM cos ओमेगा MT हुआ अगर, तो ST इक्वल टू जाएगा A1 AC। इससे कोई टेंशन नहीं है, AC की जगह कुछ ओवरऑल सिग्नल की बजाय कुछ A1 मल्टीपल आ जाए, वही बात, प्लस ट्वाइस ऑफ A2 by A1, MT की वैल्यू है AM cos ओमेगा MT cos ओमेगा CT। अगर उससे कंपेयर करें हम तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये आ रहा है ना। आप सीधे भी तो बोल सकते थे मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है KA इंटू AM, KM बोल दिया तो AM कर दो उसको मल्टीप्लाई। यहां पर भी देखें तो ट्वाइस ऑफ A2 by A1 इज KM इंटू मल्टीप्लाई बाय ये कर दोगे, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बन के आ रहा है ट्वाइस ऑफ A2 by A1 इंटू AM। अब इससे रिलेटेड स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाएगा तो ये रिलेशनशिप इक्वेशन दी जाएगी, उससे फिर आप सारी चीजें बताने के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। मॉड्यूलेशन इंडेक्स से फिर आपको टोटल ट्रांसमिटेड पावर PT इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2 म्यू की हेल्प से तो निकालोगे, ये जरूरत पड़ सकती है। ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, लेकिन वो सब कमेंट करने से पहले आपको ये रिलेशनशिप इक्वेशन के हिसाब से KA चाहिए तो ट्वाइस ऑफ A2 by A1 होता है, ये याद में रखना पड़ेगा। और अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स चाहिए तो ट्वाइस ऑफ A2 by A1 इंटू AM होता है, ये आपको, ये तो यहां से K इंटू AM से ध्यान रह जाएगा। क्या हम जो रिक्वायर्ड हमारा था सिग्नल उस फॉर्म में जनरेट कर पा रहे हैं? हाँ, हम बिल्कुल जनरेट कर पा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? बस कैरियर और मैसेज को ऐड करके स्क्वायर लॉ डिवाइस पर अप्लाई करना पड़ रहा है, और फिर हमने सोच समझ करके अप्लाई किया कि बैंड पास फिल्टर से ये काम हो पा रहा है और किसी फिल्टर से काम नहीं होगा। तो अगर हमने बैंड पास फिल्टर लगा दिया तो लास्ट में रिजल्ट में आपका जो रिक्वायर्ड है मींस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो जा रहा है। तो ये हमारा बन गया स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर या स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेशन। ये पहला मॉड्यूलेटर हमने डिस्कस किया। ये जो मॉड्यूलेटर अगर हमने डिस्कस कर लिया यही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बेहतरीन है, तो आगे के मॉड्यूलेटर्स की कोई जरूरत ही नहीं रहने वाली है, डिस्कशन की बात ही खत्म हो जानी चाहिए। तो एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये बेहतरीन होगा या खराब होगा, बेहतरीन है या खराब है, ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो क्या समझ में आता है? हमारा जो रिजल्ट सिग्नल आ रहा है वो रिक्वायर्ड सिग्नल से बस कुछ मल्टीपल है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके हिसाब से हम ये नहीं बोलेंगे ये तो खराब है, कोई बात नहीं, कुछ मल्टीपल में आता रहे, बस वो मल्टीपल में जो है वो बहुत लेस मल्टीपल में ना आ जाए। ऐसा नहीं हो कि A1 इक्वल टू 0.0001 हो। अगर ऐसा हो गया तो 0.001 मल्टीप्लाई बाय कुछ सिग्नल हो रहा होगा तो बहुत नेग्लिजिबल सिग्नल होगा। नेग्लिजिबल होगा मींस नेग्लिजिबल स्ट्रेंथ का होगा। आपको याद है ना, जो टोटल ट्रांसमिटेड पावर होती है वो PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2 होती है, PC का ही मल्टीपल होती है। अगर PC की बात करें तो PC इक्वल टू AC स्क्वायर बाय 2 नहीं बोलेंगे, अब आप बोलेंगे A1 स्क्वायर AC स्क्वायर बाय 2। भाई जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर भी तो करेंगे, अब AC नहीं रहा बल्कि A1 स्क्वायर AC स्क्वायर बाय 2 बनकर के आया। अब इस केस में अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल
इस तरह से जनरेट हो रहा है तो आप ये कहेंगे। वो तो हम हमारी थ्योरी थी कि आपका ऐसा होता है, लेकिन हम बनाने लगे प्रैक्टिकली तो A1 मल्टीपल होकर के आए, तो आप कैरियर पावर इसी हिसाब से बात करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोल दिया जाए कि स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर से जनरेट हो रहा है सिग्नल, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर से जनरेट हो रहा है सिग्नल, तो आपको ये एक्सप्रेशन भी देगा स्क्वायर लॉ डिवाइस के लिए रिलेशनशिप वाला, A1 भी होगा और A1 भी होगा, तो A1 की हेल्प से आप पीसी की बात ये करेंगे। लेकिन अगर A1 बहुत लेस हुआ और A1 बहुत लेस होने की वजह से 0.1 वॉट मिल गया, तो ये 0.1 मल्टीप्लाई बाय अगर म्यू ग्रेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 भी हो गया तो भी इसका 1.5 टाइम, ये समझा था हमने, 1.5 टाइम म्यू इक्वल टू 1 हुआ तो 1/2 बनेगा, 1.5 बन जाएगा, मीन्स 0.15 वॉट बन जाएगा। इतनी कम पावर का सिग्नल एंटेना पर अगर आप फीड कर रहे होंगे, भैया आईसी को तो आपको ट्रांसमिट करना होता है, एंटेना पर आप फीड करके रेडिएट कर रहे होंगे, तो एंटेना अगर 100% एफिशिएंसी के साथ रेडिएशन करता भी है, हमने EMFT में सीखा है ना, एंटेना की एफिशिएंसी कितना पावर फीड कर रहा है तो उसके हिसाब से कितना रेडिएट कर रहा है। अगर 100% एफिशिएंसी पूरा की पावर रेडिएट भी कर रहा है तो ये बहुत कम है। आगे थोड़ी डिस्टेंस पर जाकर के हम देखेंगे तो एक बड़ा एंटेना भी लेकर के बैठे होंगे जिसका अपर्चर एरिया काफी ज्यादा भी होगा, तब भी वहां तक बहुत हल्की फुल्की पावर पहुंच रही होगी। तो बहुत दूर डिस्टेंस तक अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो पावर हाई चाहिए। तो बस एक ये इसका ड्रॉबैक है कि हमने जो थियोरेटिकल बात समझी थी उसके बजाय हम प्रैक्टिकली मॉड्यूलेशन जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें ये रिलेशनशिप में इस पर बाउंडेशन रखना होगा कि हमारा जो रिलेशनशिप इक्वेशन हो वो ऐसा हो कि A1 काफी लार्ज हो। समझ में आया होगा बातें, जिससे कि टोटल ट्रांसमिटेड पावर काफी हाई हो पाए। बस ये बात है। चलिए, ये हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जनरेशन डिस्कस किया। एक दो और जनरेटर्स कहीं कहीं बुक्स में मिल जाएंगे आपको, अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, बस हमें इसी का मतलब है। क्वेश्चन जो आते हैं कुछ एक आध बार इससे रिलेटेड ही आए हैं, बाकी जनरेशन में कैसे होता है वो प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि ऐसे ऐसे डिवाइस लॉजिकल डिवाइस होती थी, ऐसे फिल्टर लगाते थे, फिर रिजल्ट ऐसे बन जाता था। रिजल्ट क्या बन जाता था वो माइंड में रहना चाहिए। उस रिजल्ट से रिलेटेड अब अगर हमें स्पेशली ये दे करके कैलकुलेशन कर रहा होगा कि स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर से जनरेट होता है इस रिलेशनशिप से, तो सारी चीजें म्यू कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल ट्रांसमिटेड पावर में म्यू तो यूज में आ गया, पीस सी कैसे कैलकुलेट करना है, कैरियर पावर, इस हिसाब से कैलकुलेशन करके देन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है वहां तक पहुंचना है। जनरल रिलेशनशिप इक्वेशंस जो हमने इससे पहले प्रॉब्लम प्रैक्टिस की थी, अगर उनसे करेंगे हम तो आप इसका मतलब इस स्पेशल रिलेशनशिप के हिसाब से जो रिजल्ट आता है उस पर ध्यान दिए बिना कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप गलत ऑप्शन तक पहुंच करके नेगेटिव मार्क्स से हकदार बन सकते हैं, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए, हमारा जनरेशन डिस्कस हो गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करना सीख लिया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को डिटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।